And viewers, welcome back to my initiative जिसका नाम है इफ जिम्नास्टिक्स। सो अंडरस्टैंडिंग जिम्नास्ट की सीरीज में मैं एक नया एपिसोड लेके आया हूँ जिसके अंदर हम मिस्टर राहुल शर्मा जो जिम्नास्ट ऑन टूल्स एकेडमी के 8 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ कोचिंग करा रहे हैं, तो उनके साथ हम कुछ ऐसे सॉफ्ट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि कोचिंग इन जिम्नास्टिक्स के अंदर क्या क्या एस्पेक्ट हैं जिसको हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा इंटरव्यू इन अंडरस्टैंडिंग जिम्नास्टिक्स। ओके तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग राहुल भैया। आपने अपने रेगुलर डेज में से शेड्यूल का एक टाइम निकाला फॉर जूनियर जिम्नास्ट, और अगर ऐसे ही और भी सीनियर जिम्नास्ट और जो एक्सपीरियंस जिम्नास्ट और कोचेज है अगर अपने शेड्यूल से थोड़ा भी टाइम निकाल सके तो उनके जो जूनियर फॉलोअर्स हैं उनको कुछ ना कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जो इस टाइम पे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। थैंक यू अभिलेख, आपने मुझे कॉल किया और बोला कि आप कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं और ये काफी अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच टू यू टू। थैंक यू। तो शुरू करने से पहले अपन ने जब लाइव किया था इंस्टाग्राम पे, देयर वर सम बेसिक 4 क्वेश्चन, तो उसके अंदर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा ये पूछते हुए कि आपका जो एकेडमी है, जो कोचिंग करियर है, वो कैसे इनिशिएट हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। 2011 में मैं खुद भी कम एंड प्ले स्कीम में जाता था अपना फिटनेस मेंटेन रखने के लिए। तो वहां पर मैं जैसे जूनियर्स को एक सीनियर ट्रेनिंग कराता है, तो वहां पे वॉलंटरी कोचिंग हम लोग कराते थे। उसमें से एक अभिलेख आप भी हैं, आप भी ट्रेनिंग करते थे वहां पर। तो वहां से स्टार्ट हुआ कोचिंग का, थोड़ा जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ। प्रवीण सर से काफी ये सीखने को मिला, तो वहां से मेरे अंदर आया कि चलो अब इसको एज ए करियर कोचिंग को ही आगे चलाते हैं। ओके, ब्यूटीफुल। तो अभी प्रेजेंटली जैसा जितना मुझे पता है कि आपकी दिल्ली के अंदर एकेडमी है और आप अभी विमेंस आर्टिस्टिक और मेंस आर्टिस्टिक दोनों को इंक्लूड कर चुके हैं अपने कोचिंग सेशन में, और काफी आई गेस 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस आपका ऐड हो चुका है कोचिंग करियर के अंदर। हाँ, ये इसी के अंदर मैं अपने सारे जो क्वेश्चंस है बेसिकली हमने कोचिंग के ऊपर ही रखे हैं। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग आफ्टर एक्सपीरियंसिंग 7 से 8 साल कोचिंग लाइन के अंदर, कि आपके हिसाब से एथिकल कोचिंग क्या है? और व्हेन आई से एथिकल कोचिंग मतलब एक कोच के अकॉर्डिंग सही और गलत क्या तरीके हैं? एथिकल कोचिंग में देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका स्पोर्ट्स है, जिम्नास्टिक्स है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स है, कोई भी आपका गेम है, आपको अपने गेम को हमेशा आगे बढ़ाते रहना। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अचीवमेंट आ गई या आपकी एकेडमी बन गई है तो आप बस अपने अंदर ही रहिए। जैसे कि हमारी एकेडमी बनी है, हमारे जो फाउंडेशन है ज्ञान सुधा फाउंडेशन, हमारे चेयरमैन सर श्री ज्ञानचंद जी जैन, वो आज हमारे बीच में नहीं है, 2 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। तो हम ये जिम्नास्टिक्स के लेके काफी डिस्कस कर रहे थे कैसे जगह बनाए, क्या एकेडमी करें। तो उन्होंने तुरंत ये जगह हमें अवेल कराई कि आप ये स्टार्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे ट्रस्टीज मिस्टर अमित जैन, मिसेस प्रिया जैन, मिस्टर नमित जैन, उन्होंने पूरा 100% हमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया इस एकेडमी को तैयार करने के लिए, रन करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा पीछे इसलिए चला गया कि अगर आपको एक एकेडमी मिल गई है, आपने एक ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है, तो अब ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ एकेडमी से ही एक सीमित दायरा हो जाना चाहिए। तो जो आपने एथिकल कोचिंग बोला, तो ये एथिकल कोचिंग में ये एक हर किसी का इनिशिएटिव होता है उस कोचिंग के अंदर। जैसे कि हमारी ट्रस्ट ने हमें सपोर्ट किया जिम बनाने के लिए, एकेडमी बनाने के लिए। अब दूसरा आता है हमारा, हम कोचिंग कैसे कराएंगे। फिर आते हैं प्लेयर्स हार्डवर्क कैसे करेंगे। तो एथिकल कोचिंग कह लीजिए या एक ये पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशन कह लीजिए, जो वो भी बिल्कुल एथिक्स के ऊपर टिका हुआ है। तो वहां से हम ये स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। तो कोचिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने गेम को हमेशा आगे बढ़ाइए, अपने गेम को आप एक्सपोजर दीजिए, चाहे वो प्रैक्टिकली हो या थ्योरेटिकली हो। आप अपने गेम को लोगों की नजरों में गलत ना जाने दें। जैसे बहुत छोटे से मिथ से स्टार्ट करता हूँ मैं। पेरेंट्स का मेरे पास जब भी फोन आता है न्यू एडमिशन के लिए, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, सर जिम्नास्टिक्स से हाइट रुक जाती है। तो वो लोगों पर नॉलेज नहीं है, तो वो भी एक एथिकल कोचिंग में आ जाता है कि आप उनको साइंटिफिकली
आप समझाइए कि हाइट का स्पोर्ट्स से कुछ लेना देना नहीं है, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो एथिकल कोचिंग में सबसे पहले मुझे लगता है जो पेरेंट्स हैं हमारे, हमें पेरेंट्स को, उनके समय को, उनके पैसे को, जो वो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर, इन टर्म ऑफ फीस, इन टर्म ऑफ डाइट या इन टर्म ऑफ ट्रेवलिंग, हमें उस सब चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास एकेडमी में 25 बच्चे आ गए, 50 बच्चे आ गए और आपका सिर्फ फीस एक मोटिव होना चाहिए। तो सबसे पहला मुझे लगता है कि पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को ऑलवेज रिस्पेक्ट उनके टाइम की और समय की, पैसे की। वाह वाह, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो ये मुझे इससे ये समझ में आया कि जिम्नास्टिक्स से अगर आप जुड़े हुए हैं और आपको अगर कोई जोड़े रख रहा है जिम्नास्टिक्स से, चाहे वो ट्रस्टी है, आपका कोई सीनियर है, या फिर एज अ पेरेंट जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनके प्रति भी आपका रिस्पेक्ट उतना ही इक्वल होना चाहिए जितना इक्वल आपके लिए जिम्नास्टिक्स के लिए है। यस, देखिए इसमें क्या है, टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेने लगे। यस, परफॉर्मेंस आने के लिए एकेडमी का चलते रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। और एकेडमी को चलाते रहने के लिए आपका जो प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन है विद द पेरेंट्स, क्योंकि हमें जिम्नास्टिक्स को घर घर तक पहुंचाना है, तभी हमारे पास स्क्रूटनिंग हमारा अच्छा होगा, हमारे पास बल्क में स्टूडेंट आएंगे। तो ये पूरा एक हमारा आपस में एक समीकरण बन जाता है, इंटरकनेक्शन है। हाँ, इंटरकनेक्शन बन जाता है, जो हमें अपने गेम में हमेशा आगे की तरफ बढ़ाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। ब्यूटीफुल, ठीक है ठीक है। So let's come to our second question। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था लाइव सेशन में, मैं सेम रखना चाहूंगा ताकि अपन उस एग्जैक्ट पॉइंट्स पे टारगेट करके कुछ ना कुछ एक गेट अवे मैसेज अपन दे सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको काफी एक्सपीरियंस है एज अ प्लेयर भी और एज अ कोच भी, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक ऑप्टिमम रिलेशनशिप बिटवीन कोच एंड प्लेयर क्या होना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म अचीवमेंट? देखिए, रिलेशनशिप जो है वो बहुत जरूरी है, प्रोफेशनल भी पर्सनल भी, बट उसका एक बैलेंस होना चाहिए। हमें पर्सनली भी इतना नहीं हो जाना है कि एक प्लेयर की अचीवमेंट को हम अपने सिर पर चढ़ा लें, या एक प्लेयर का कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज्यादा अच्छा ना करना भी हम अपने सिर पर चढ़ा लें, ठीक है। वो हमें मेंटेन रखना है। प्रोफेशनली हमें इस तरह से मेंटेन रखना है, जैसा मैंने अभी आपको पहले बोला कि ठीक है, आपके पास बच्चे आ रहे हैं, आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, आप उनसे फीस ले रहे हैं, तो उसका भी एक बैलेंस मेंटेन रखना है। तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें, एक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी परफॉर्मेंस से या किसी अचीवमेंट से एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ओवर एक्साइटमेंट भी आपको नुकसान देती है। और अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, आप डिप्रेस हो जाते हैं, तो वो भी आपको नुकसान देती है। और ये मैंने अपना पर्सनली फील किया है, क्योंकि मैं जब कोचिंग में आया तो मैं बहुत ज्यादा पर्सनली लोड ले लेता था, मेंटली लोड ले लेता था। आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं होता, बट पहले बहुत ज्यादा होता था कि प्लेयर को इंजरी हो गई, वो 10 दिन जिम में नहीं आया, 15 दिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। सबसे पहले एक ही अंडर ट्रेनिंग थी जिसको मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, वो भी परिधि। अभी हमारे जिम में और काफी बच्चे आ गए हैं, स्ट्रेंथ 20-25 तक पहुंच चुकी है। तो अब धीरे धीरे वो समझ में आ रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म पीरियड तक हमें अपना रिलेशन मेंटेन रखना है कोच और प्लेयर का, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट आएगा, तो बहुत ज्यादा उसको पर्सनली नहीं लेके जाना है, नहीं तो वो आपको हिट करेगा इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस ओनली। तो मैनेज करना है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ कंट्रोल करने के लिए है नहीं। आपके हाथ में सिर्फ एक अच्छी ट्रेनिंग कराना है, प्लेयर को अच्छी ट्रेनिंग करना है, वो हमें अपना कंटिन्यू प्रोसेस रखना है। आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे किसी भी चीज को। तो बेसिकली इससे मैं जो समझ पा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सम अप ये करना चाहूंगा कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओवरऑल कि आप हर एक चीजों में इन्वॉल्व ना हो करके आप फोकस करें प्लेयर की जो जिम्नास्टिक्स ग्रोथ है उसके ऊपर, सो दैट जो जिम्नास्टिक्स एक ऐसा छोटा एस्पेक्ट रहेगा लाइफ में, अगर हम उससे कनेक्टेड रहेंगे तो ऑब्वियसली ना प्लेयर कोच से बोर होगा, ना कोच प्लेयर से बोर होगा, या फिर वाइस वर्सा। तो ये लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज जिम्नास्टिक्स के अंदर अचीवमेंट कोई 2 साल 3 साल या 5 साल में नहीं आता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इफ आई एम गेटिंग इट राइट, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि वो टाइम लेता है और 2-3-4 साल में नहीं आता है। तो
जैसे कभी कभी आपको लगता है, आप भी जिम्नास्टिक्स करते हैं कि यार ये चीज मैं अभी 3 महीने में क्रैक कर लूंगा, तो हम अपने आप से उम्मीदें बढ़ा लेते हैं। मगर ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसा होता है कि कभी शोल्डर में कुछ पिंचिंग होने लगा है, नी में कुछ होने लगा है, तो वो 3 महीने कब निकल जाते हैं वो समझ नहीं आता वो डिले होता है। हाँ, तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना है कोच और प्लेयर के रिलेशन को, कि नहीं यार कोई नहीं, होगा, इट विल टेक टाइम, बट होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, बट होगा जरूर। तो वो थोड़ा सा रिलैक्स रहना है। पहले मुझे ऐसा थोड़ा सा होता था कि अगर प्लेयर, जैसे छोटे बच्चों के लिए स्पेशली हमें ये ध्यान देना है, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं करना है। जो लोग सुन रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ, किसी भी स्पोर्ट्स में, क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं तो उस टाइम पे हमारा बॉडी का जो, चाहे वो मसल ग्रोथ है, हमारा रेंज ऑफ मोशंस है, जॉइंट्स को हमें फ्लेक्सिबल करना है, बहुत सारी चीजें, वो उस एज में होता है। तो उस एज में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ब्रेक ना हो ट्रेनिंग का। बट जैसे ही आप एडवांस प्लेयर होते हैं, आपके दिमाग में और 10 चीजें चल रही होती हैं, आपको पढ़ाई भी करनी होती है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, आपको ये भी करना है, वो भी करना है, तो उस टाइम पर आप चेंज हो जाते हो। आप छोटे बच्चे के साथ जो बोलते हो कि नहीं ये रेगुलरिटी पे ध्यान देना है, बड़े प्लेयर के साथ आप उसको थोड़ा ब्रेक भी देना शुरू कर देते हो, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, मेंटली और फिजिकली। तो वो भी एक आपके रिलेशन का हिस्सा है। तो नहीं तो प्लेयर बोर होने लगता है। कुछ समय पहले तक मेरे जो सीनियर प्लेयर है उसको छुट्टियां नहीं मिलती थी ज्यादा, वो मुझे दिखता था उसके चेहरे पे कि वो अभी गुस्सा भी है या बोर भी हो रही है। बट नाउ अभी परफॉर्मेंस ऐसी आ चुकी है कि थोड़ा सा आ गया है, थोड़ा सा और आगे समय के साथ हम अचीवमेंट लाएंगे। बट अभी ऐसा है उसका कि हाँ चलो ब्रेक चाहिए, 5 दिन का, 6 दिन का, 2 महीने में, या जैसे भी, तो वो देना है आपको। वो आपको क्या करेगा, आपके रिलेशन को, कोच और प्लेयर के रिलेशन को इन टर्म ऑफ अचीवमेंट्स वो बनाए रखेगा, प्लेयर को भी रिलैक्स फील होगा। फील होगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यस सर। तो इसी के साथ मैं आऊंगा अपने तीसरे क्वेश्चन पे, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जिम्नास्टिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट है पेरेंट्स के थ्रू या बच्चों के थ्रू बहुत ज्यादा है। तो वो छोटे जिम्स में या फिर बड़े जिम में भी काफी ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, फिर काफी ज्यादा ट्रेनीज हो जाते हैं। तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उस 2 से ढाई घंटे में, सो दैट उनका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आ सके। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपके पास जब बच्चा आता है वो बहुत छोटी एज का होता है, स्पेशली इन जिम्नास्टिक्स। बाकी गेम आप शुरू कर ले तो चलो 10 साल की एज में या 12 साल की एज में, बट जिम्नास्टिक्स में आपको बहुत अर्ली एडमिशन लेना पड़ता है। तो वो छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है या कैसे होगा। वो छोटा बच्चा क्या है, सीनियर प्लेयर को देखता है तो फैसिनेट तो हो जाता है वो, कि सीनियर प्लेयर सोल्टोस कर रहा है, फ्लिप्स कर रहा है, जेंट सर्कल कर रहा है, बट उसको नहीं पता कि वहां तक पहुंचने के लिए उसको कितना हार्ड वर्क करना है। ठीक है। अब पेरेंट्स पहले दिन ही क्वेश्चन कर लेते हैं, सर ये कंपटीशन कब खेलेगा या खेलेगी, मेडल्स कब आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पेरेंट्स को बताना है कि उस चीज में समय लगेगा। तो अब आते हैं मैनेजमेंट पे। तो बच्चे के साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको इंटरेस्ट डेवलप करवाना है आपको जिम्नास्टिक्स में। सो एज ए कोच, बीइंग ए कोच, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्रिएटिव होना पड़ेगा कैसे, कि उस बच्चे को फन एक्टिविटी में हम जिम्नास्टिक्स का टच कैसे दें। देखिए, अगर हमारे एकेडमी में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू किड है, उसको आप क्रिएटिविटी ऐसा करो, मैट्स के साथ कुछ रोलिंग कीजिए, फन एक्टिविटी कराइए, वॉकिंग कीजिए। उसको आप बोलो कि ये ब्रिज है, हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, लाइक बीम पे वॉकिंग कर रहे हैं। तो बच्चे का क्या, वो बीम पे वॉकिंग का डर निकल जाएगा, वो फन एक्टिविटी में चला जाएगा कि वाह आई एम क्रॉसिंग अ ब्रिज। तो सबसे पहले तो वो करना है हमें, कि बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप करना है। सेकंड थिंग मुझे जो लगता है, एक एक कोच के पास, अगर आपकी एकेडमी में मान लीजिए 4 कोच हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक कोच के पास 6 से 8 बच्चे का एक ग्रुप बना के रखें। अगर आपके पास 4 कोच हैं इंक्लूडिंग यू, आप हेड कोच हैं, चलिए आप सीनियर प्लेयर्स को डील कर रहे हैं या पूरे एकेडमी को डील कर रहे हैं, तो 4 कोच हो गए, तो आप 25 टू 28 स्टूडेंट्स का आप एक बैच बनाइए, सॉरी ग्रुप बनाइए। उसको फिर आप बैच करो कि नहीं, एक प्लेयर के पास, एक कोच के पास, सॉरी, 6 से 8 प्लेयर से ज्यादा लोड ना हो। तो उसमें क्या होगा, बच्चे को भी करने में मजा आएगा, आपके कोच को भी कराने में मजा आएगा। एंड यस, अगेन वही हम जो पहले डिस्कस कर रहे हैं, पेरेंट्स का जो टाइम है बहुत वैल्यूएबल है।
पेरेंट्स को भी समझ में आएगा कि नहीं यहाँ पर अच्छे से सिस्टमाइज तरीके से जिम्नास्टिक्स हो रही है, तो वो फिर बाहर जाके लोगों को मैसेज देगा कि जिम्नास्टिक्स में या आपकी एकेडमी में वो एक सिस्टम है। फिर वही साइकिल घूमेगी, आपके गेम को एक्सपोजर मिलेगा, जिम्नास्टिक्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बल्क में हम लोग आएंगे, फिर वो अचीवमेंट्स तक हम पहुंचेंगे। तो वो एक बहुत बेसिक लेवल पे स्टार्ट करना है हमें सभी एकेडमीज को। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो इससे अगर मैं इसको थोड़ा सा सम अप करना चाहूँ तो मुझे ये समझ में आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नंबर ऑफ प्लेयर्स है पर कोचेस वो लिमिटेड होने चाहिए। आपने बताया 6 से 8 होने चाहिए, सो दैट उनका वन ऑन वन इंटरेक्शन बना रहे कोच के साथ। तो कहीं भी कोई टेक्निक से अगर वो ऑफ ट्रैक जाते हैं तो वो कोच की नोटिस में सबसे पहले आ सके। और बिल्कुल फिर बिल्कुल। दूसरा आपने बताया है कि कोशिश करें कि जिम्नास्टिक्स को बेसिक लेवल पे थोड़ा सा फन एक्टिविटी के तौर पे रखें, ताकि जो नए जिम्नास्ट हैं, जो नए रिक्रूट्स हैं जिम्नास्टिक्स के अंदर, वो काफी इंटरेस्टिंगली इस चीज के अंदर ज्वाइन हो सके, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक इसको कंटिन्यू करें। फिर तीसरा आपने बताया कि सिस्टमैटिक प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है कोचिंग के अंदर, सो दैट ये एक अच्छा मैसेज देगा, एक पॉजिटिव मैसेज देगा अराउंड द सोसाइटी कि हाँ ये एक प्रोफेशनल गेम है, ये एक ओलंपिक इवेंट है जिसके अंदर हम ग्रास रूट लेवल से भी फोकस कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का भरोसा बढ़ेगा टुवर्ड्स कोचेस, टुवर्ड्स अकेडमी, टुवर्ड्स द जिम्नास्टिक्स। तो ये बहुत आपने अच्छा बताया। तो इसी के साथ अब हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, जो मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपने एज अ प्लेयर भी काफी अच्छे लेवल के ट्रायल्स दिए हैं नेशनल कैंप्स के और इंडिया टीम के, और फिर नेशनल भी खेला आपने दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हुए, फिर आपके प्लेयर ने भी नेशनल में काफी अचीवमेंट किए हैं। तो ये सवाल काफी कॉमन है जो मैं पूछता हूँ कि आप अपने प्लेयर को कैसे तैयार करते हैं फॉर अ बिग कॉम्पिटिशन, चाहे वो किसी भी लेवल का कंपटीशन है, वो क्या माइंडसेट होना चाहिए किसी को कंपटीशन को खेलने से पहले या उस समय से थोड़ा पहले, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं आप? सबसे पहले तो जो मुझे जिम्नास्टिक्स में समझ में आया, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो हम देखते हैं और जो हमारे सीनियर कोचेज हैं जिन्होंने हमेशा हमें समझाया, जैसे प्रवीण सर का हमेशा एक मुझे वर्ड बहुत अच्छे से याद रहता है और अच्छा लगता है, अचीवमेंट, परफॉर्मेंस, मेडल्स ये सब आएंगे, मगर प्लेयर की सेफ्टी, क्योंकि हमारा जिम्नास्टिक्स ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्की गेम है, बट आपकी थोड़ी सी लापरवाही, चाहे वो टेक्निकल इशू है मूवमेंट का, चाहे वो ऑपरेटर्स फेलियर है, आपने ऑपरेटर्स ठीक से चेक नहीं करा कि ऑपरेटर्स की हार्नेस सब अच्छे से लगी हुई है या आपका स्प्रिंग बोर्ड अच्छे से लगा हुआ है, या फिर आप उस लेवल पे फिट नहीं हो और आप उस प्लेयर को और ज्यादा डिफिकल्ट मूवमेंट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें सबसे पहले हैं, सेफ्टी सबसे पहले है। ओके। तो अब कंपटीशन की तरफ भी चलता हूं मैं, तो मैं उसमें भी सबसे पहले सेफ्टी फील करता हूँ कि ठीक है कंपटीशन आ गया, कंपटीशन बिल्कुल सिर पर आ गया है, 20 दिन रह गए, 1 महीना रह गया है, तो आपको कैसे अपने आप को प्लान करना है, अपने प्लेयर को सुपरवाइज करना है कि हम किस चीज को कितनी आसानी से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बिकॉज जिम्नास्टिक्स इज ऑल अबाउट ब्यूटी, एग्जीक्यूशन। तो वो एग्जीक्यूशन का भी ध्यान रखना है और इंजरी और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन क्या है, आज खत्म हुआ है तो फिर कल दोबारा कंपटीशन आएगा, उसके बाद भी कंपटीशन आएगा। तो मेरा सबसे पहले रहता है सेफ्टी एंड एग्जीक्यूशन। तो कंपटीशन से पहले जब हम तैयारी करते हैं, जो मैं सीखता हूँ सीनियर लोगों से, और एक चीज थोड़ा बोलना चाहूंगा, आपको ना ये भी सीखना होता है दूसरे और सीनियर कोचेस से कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। तो वो भी सीखा मैंने बहुत सारे कोचेस से कि भैया ये नहीं करना है, प्लेयर पहले है, प्लेयर की सेफ्टी जरूरी है। तो एग्जीक्यूशन पे आते हैं हम, जैसे हमारा स्कोरिंग सिस्टम है जिम्नास्टिक्स में, डिफिकल्टी होती है, आपने कितना डिफिकल्ट मूवमेंट्स किया, और फिर आपका एग्जीक्यूशन उसमें से डिडक्ट होता है कि आपने कितना साफ परफॉर्मेंस किया या आपका थोड़ा पुअर एग्जीक्यूशन था। तो मैं सबसे पहले एग्जीक्यूशन की तरफ जाता हूँ कि हम वो चीज परफॉर्म करेंगे जो हम आसानी से कर सकते हैं, जो जज को भी देखने में मजा आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे जो जिम्नास्टिक्स को नहीं जानते उनको नहीं पता होगा, हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं अलग अलग ग्रुप्स में से, हमें एलिमेंट्स करने होते हैं, मूवमेंट्स करनी होती है कंपटीशन में। तो कंपटीशन आ गया है, आपकी वो पर्टिकुलर कोई भी जो ग्रुप है, आप उसमें से वो 0.5 का रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं,
मगर नहीं हमें करना है, तो उससे क्या होगा, आपके प्लेयर को एक तो डर बैठेगा, फ्यूचर में उसको वो उस पर्टिकुलर मूवमेंट करने के लिए कॉन्फिडेंस उसका शेक हो जाएगा। और अगर वो उस कंपटीशन में फेल होता है तो जो आप 0.5 बचाना चाह रहे थे उससे ज्यादा आप डिडक्ट करा लेंगे। आप 0.5 के चक्कर में 1-1.5 नंबर की डिडक्शन ले जाएंगे, तो वो नहीं करना है। तो आप कैलकुलेशन ऐसे करो कि अगर मैं कोई रिक्वायरमेंट कर भी नहीं पा रही हूँ या कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैं ई स्कोर से अपना स्कोर अच्छा कर सकता हूँ। तो ये मैं कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ कि ठीक है, मूवमेंट्स करनी है, क्लीन करनी है, जो 10 नंबर आपके पास है एग्जीक्यूशन के, पहले वो बचाओ। डी स्कोर आपकी फिटनेस के साथ, आपके टाइम पीरियड के साथ आप बढ़ा लेंगे, बट एग्जीक्यूशन क्या है, एग्जीक्यूशन पहले दिन से आपको मैनेज करनी है। कि मैं इस तरीके से कंपटीशन को लेता हूँ हमेशा। तो आपने एक तरह से किसी भी कंपटीशन को, चाहे छोटा लेवल का हो या बड़ा लेवल का हो, आपने ये प्रायोरिटी रख रखी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई सेफ्टी रहनी चाहिए प्लेयर की, और सेकंड ऑफ ऑल जो भी आपको कॉम्पीट करना है, कैसे भी लेवल का कंपटीशन है, आपका मेन प्रायोरिटी रहेगी दैट इज एग्जीक्यूशन, कि आप अपने स्किल्स को कितना सेफली और कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म कर। नहीं आ पाया था, सॉरी। सो इस कॉन्वर्सेशन को सम अप करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी अभी नए जूनियर जिमनास्ट हैं, अभी कोचिंग लाइन के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? हाँ, अभी जो कोचिंग लाइन में न्यू एंटर कर रहे हैं, जिनको कोच बनना है, तो मैं उन सबसे यही बोलूंगा कि कोचिंग मतलब सीखने की कोई एज नहीं होती, हर फील्ड में आप हमेशा सीखते रहते हो, बट कोचिंग इज लाइक हमेशा सीखना है, एवरीडे लर्निंग प्रोसेस है, ये रोज सीखना है। जरूरी नहीं है कि आप किसी इंटरनेशनल जिमनास्ट से या किसी बहुत अच्छे सीनियर कोच से ही सीखें। आपके जिम में जो छोटा बच्चा है ना, आप उससे भी सीख जाते हो कई बार। आपको ना उसकी मूवमेंट देख के समझ में आया था कि नहीं, ये तरीका शायद वो ठीक बता रहा है, या आपका आपका खुद का तैयार करा हुआ प्लेयर जब एक अच्छे लेवल पे पहुंचता है, वो 17-18 साल का, 16 साल का मैच्योर प्लेयर हो जाता है, और अगर वो भी क्रिएटिव है टेक्निक में, तो वो भी आपको पता है कि सर इस मूवमेंट को, इस ड्रिल को ऐसे करते हैं। तो उस चीज में कभी ईगो नहीं आनी है, हमेशा सीखते रहना। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं आपको, मैं जैसे बार बार नाम ले रहा हूँ, प्रवीण सर, जिम्नास्टिक्स में सभी जानते हैं प्रवीण सर को। तो मैं काफी लंबा समय बचपन से लेके आज तक उनके साथ बिताया, उनसे सीखता हूँ हमेशा। इंडिया में और बहुत अच्छे कोचेज हैं, मैं उनसे भी कंटिन्यू बात करता रहता हूँ। अभिलेख आप सामने बैठे हो, काफी बार ऐसा होता है कि कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है, तो मैं अभिलेख को कॉल कर लेता हूँ, मैं हरीश को कॉल कर लेता हूँ। हरीश चौधरी हमारा जूनियर है, तो राकेश पात्रा इंडिया टीम के बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको फोन कर लेता हूँ। तो मेरे को हेजिटेशन नहीं होती है कि कोई बोले अरे ये इतनी बड़ी एकेडमी में कोच है और ये हमसे पूछ रहे हैं। नहीं भाई, नहीं समझ में आ रहा तो उसको पूछ लो, क्योंकि जैसे हमारी मेमोरी होती है ना, ऐसी मसल मेमोरी होती है। मसल मेमोरी जो है प्लेयर्स को काफी मतलब परेशान भी कर देती है। अगर आप कुछ रॉन्ग टेक्निक पे आपने रेपिटेशन कर लिया है ना, तो फिर वो उसको दोबारा से रब करके न्यू तरीके से स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो आप कोचिंग में अगर आ रहे हैं तो ये हमेशा आपको सीखते रहना है, न्यू न्यू टेक्निक्स पे, न्यू न्यू ड्रिल्स पे काम करते रहना है। दूसरा मैं आपको बोलूंगा, हम लोग जो इंटरनेशनल जिमनास्ट की यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हैं, उनकी फाइनल परफॉर्मेंस को देख के अपनी टेक्निक्स को, ड्रिल को खराब नहीं करना है, क्योंकि जो एडवांस प्लेयर होता है उसकी टेक्निक अलग होती है, और जो बिगिनर होता है उसकी टेक्निक अलग होती है। आप एक बिगिनर को ट्विस्ट कराओगे, आप उसको हैंड मूवमेंट अलग बताएंगे, बट वही एक एडवांस प्लेयर ट्रिपल ट्विस्ट कर रहा है, 3.5 ट्विस्ट कर रहा है, तो उसके हैंड्स की मूवमेंट अलग होंगी। तो पता चले आपने वीडियो देखा, अरे वो सो एंड सो प्लेयर अभिलेख का भी ट्रिपल ट्विस्ट अच्छी करता है फ्लोर पे, अभिलेख ने तो ट्रिपल ट्विस्ट ऐसी जल्दी स्टार्ट कर दिया था। आप आगे अपने बिगिनर को बोल रहे हो चलो बेटा बैकफ्लिप में से पैर पटकते ही खींचना है, नहीं, उसको पहले हाथ ऊपर लेके जाना है। तो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने। तो एडवांस प्लेयर को देख के अपने बिगिनर्स प्लेयर की जो ड्रिल्स हैं वो कभी आपको खराब नहीं करनी है। तीसरी चीज, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमें बहुत बहुत सेंस आता है। बायोमैकेनिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे आपको ह्यूमन बॉडी मशीन की तरह कैसे काम करेगी। बायोमैकेनिक्स इज लाइक बायो वर्ड ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजी एंड मैकेनिक्स इज फ्रॉम मशीन। तो बायोमैकेनिक्स, हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क एज अ मशीन,
वो फंक्शन उसका कैसे होगा, ठीक है, तो वो पढ़ना जरूरी है, बट मोर ओवर ऑन दैट कोचिंग इज टोटली प्रैक्टिकल। कोचिंग इज टोटली प्रैक्टिकल। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको नॉलेज देंगी, बट कोचिंग प्रैक्टिकल है बिल्कुल। एक प्लेयर आपके पास है 5 फीट का, एक प्लेयर आपके पास 5 फीट 7 इंच का, समझ रहे हैं आप? तो अनेवन बार पे उन दोनों प्लेयर की टेक्निक अलग हो जाएगी। 5 फीट का जो प्लेयर है उसका जैंड अलग तरीके से होगा, 5 फीट 7 इंच का जो उसका जैंड अलग तरीके से होगा, बट बुक में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टेक्निक है। तो ये आपकी समझदारी है कि आपने जो बुक में पढ़ा है वो जरूरी है, बट जो मुझे फील आता है कोचिंग इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आप सीख रहे हो आज से। सर्टेनली। तो सेम टेक्निक आप सभी पे नहीं चला सकते हो। कोई प्लेयर जैसे शॉर्ट हाइट प्लेयर है उसका कोर बहुत स्टेबल रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा। जो थोड़ा लंबा प्लेयर है आप उसको कंडीशनिंग कराते रहो, उसका कोर स्टेबिलिटी उतना नहीं आएगा। तो फिर हमें क्या करना है, लंबे प्लेयर की स्विंग्स को यूज करना है, फिजिक्स आ जाएगी यहाँ पे, है ना। छोटे प्लेयर की बॉडी स्विंग नहीं देगी, वहां पे ताकत आ जाएगी। तो ताकत, साइंस, इंटरनेशनल टेक्निक, देसी टेक्निक, इसको कंबाइन कैसे करना है, ये बहुत एकदम मतलब मजा आता है जब आप इसको करोगे ना। जब आप कोचिंग में आएंगे, रात को बैठोगे, पेन पेपर पे कुछ बनाओगे, फिर सबसे ज्यादा डिप्रेसिव होगा, आपने तो शेड्यूल और पूरा एकदम बना के लगे, प्लेयर आपका आइस लेके बैठा हुआ है, सर आज तो नहीं होगा। तो ये सब मेरे को बड़ा टेंशन में आती थी। मैं प्रवीण को फोन कर रहा था, भैया ऐसा हो रहा, तो वो बोलते थे होगा थोड़ा टाइम ले, सब होगा। तो वो टाइम मुझे अब समझ में आ रहा है कि नहीं होता है, इतना परेशान नहीं होना। तो कोचिंग में आने का मतलब है ठंडा दिमाग रखना है, क्रिएटिव रहना है, बुक्स, नॉलेज, डिग्री डिप्लोमा जरूरी है, बट प्रैक्टिकलिटी ऑफ अ स्पोर्ट्स वो समझना भी बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मुझे अभी ऐसा फील हुआ कि इतने सारे अभी ओपन हैंडेड क्वेश्चंस बाकी हैं। ओपन हैंडेड व्हेन आई से इट मींस कि हर एक टॉपिक का अलग अलग एस्पेक्ट खुलने लगा जैसे जैसे अपन बात करने लगे। तो मैं अगर इसको सम अप करूँ आपके मैसेज को, जो आपने बताया कि एक तो सबसे पहले कोच को प्रोग्रेसिव रहना चाहिए, कि वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करता रहे, और वो ये ना सोचे कि वो सिर्फ हमेशा किसी भी नॉलेज को बुक से ही ले या इंटरनेट से ही ले। वो अपने नियर बाय, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, उनसे भी ले सकते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, जो आपने बताया है कि जिम्नास्टिक्स के अलावा जो एक नॉर्मल फिजिकल बॉडी को जिसके ऊपर लॉज अप्लाई होते हैं, जैसे बुक्स आपने बताई कि भाई बायोमैकेनिक्स होगी, एनाटॉमी होगी, उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज लेता रहे टाइम टू टाइम, सो दैट वो अपनी बॉडी कैसे फंक्शन करती है और कैसे वो एक्चुअल ग्राउंड पे परफॉर्म कर सकती है, उसके ऊपर भी इम्प्रोवाइज कर सके टाइम टू टाइम। थर्ड, आपने जो बताया कि हर एक प्लेयर का अलग अलग बॉडी टाइप होता है, तो वैसे ही अलग अलग टेक्निक होती है, जिसके ऊपर वो एक टेक्निक को लेकर के संतुष्ट ना हो जाए कि इसकी यही टेक्निक है और ऐसे ही होगा, और फिर बच्चे को दोष देने लगे। वो हमेशा इस तरीके से क्रिएटिव रहे कि बच्चे के लिए टेक्निक डेवलप कर सके, ताकि उसको सीखने में आसानी रहे। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे कि इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं एक कोचिंग के अंदर, जो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बेसिक है और हर किसी को आनी चाहिए, बट इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, कंटिन्यू आप सीख सकते हैं। So thank you so much राहुल भैया, and I would like to thank Gymnast on Toll जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए और हम लोगों से कनेक्ट कर पाए, और आपने इस अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला फॉर दिस इनिशिएटिव, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है फॉर अपकमिंग पीपल, चाहे जिम्नास्ट हो, चाहे कोच हो, चाहे पेरेंट्स हो। तो धन्यवाद, जय हिंद। मैं आपका दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगा अभिलेख, कि आप भी अपने ऑफिस के टाइम से, अपने ट्रेनिंग के टाइम से बाहर निकल के एक जिम्नास्टिक्स के लिए इतना सोच रहे हो। अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने अपने शेड्यूल में से ये टाइम दिया, तो उससे ज्यादा ये इनिशिएटिव और थैंक यू आपको है कि आप भी रेलवेज में हो। मैं अपने सभी जो हमें सुन रहे हैं बता दूं, अभिलेख ने रेलवेज ज्वाइन किया है कुछ समय पहले, तो ये ऑफिस भी मैनेज करता है, प्रैक्टिस भी मैनेज करता है, और एक्सक्यूज यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारे पास। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं यार, मैं ऑफिस करूं या जिम्नास्टिक्स करूं। ये जिम्नास्टिक्स और ऑफिस के बाद जिम्नास्टिक्स को बढ़ाने के लिए अब ये चीज भी शुरू की है, इंटरव्यू। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा भी कोई इंटरव्यू ले सकता है, वाह। तो ये अभिलेख ने
अभिलेख ने मुझे मौका दिया मेरी लाइफ में इंटरव्यू का, तो अच्छा लगा ये। ये आगे और भी हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि काफी सारे एस्पेक्ट अभी भी छूट गए कोचिंग के अंदर, तो जिसको मैं इस तरीके से चाहता हूँ कि जो भी इस इंटरव्यू को देख रहा है तो प्लीज सेंड अस द कमेंट इन द बिलो सेक्शन सो दैट हमको पता लग सके कि इसको मैं और एक्सटेंसिवली करूंगा तो कई लोग हैं देखने के लिए, तो हम उन छोटे छोटे बारीकी को, उन छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को भी हम अनफोल्ड करेंगे ग्रेजुअली, ताकि आप उन सब चीजों से बेनिफिट हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो बहुत सारी चीजों को अनफोल्ड इसलिए करना है क्योंकि इंडिया में जो मैंने फील किया ना, कोचिंग में एक्सपीरियंस कम नहीं है। हमारे पास एक से एक बहुत अच्छे कोच हैं, बट थोड़ा हमारा प्लेटफॉर्म मिलना या थोड़ा सा सिस्टम जो है वो उतना प्रोग्रेसिव नहीं है कि उस कोच को या उस प्लेयर को, मतलब ऐसे बहुत सारे कोच एंड प्लेयर हैं, और नॉट इन जिमनास्टिक्स ओनली, इन एवरी स्पोर्ट्स। तो जो पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, कोचेस बहुत अच्छे हैं हमारे पास हर गेम में इंडिया के अंदर, बट कहीं पर कोच है तो वहां पर एकेडमी नहीं है, कहीं पर प्लेयर है और एकेडमी है तो वहां पर कोच नहीं है। तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन हमारा आउट हो रहा है। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिमनास्टिक्स के साथ साथ जितने भी स्पोर्ट्स हैं हम उसमें बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। एंड फैमिलीज को, पेरेंट्स को मेरा स्पेशली थैंक यू है कि आप लोग जिस भी स्पोर्ट्स में आप अपने बच्चे को करा रहे हैं, आप इतना इनिशिएटिव लेते हैं, कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, पेशेंस दिखाते हैं। साल जाता है, 2 साल जाते हैं, 4 साल जाते हैं, बच्चे के ऊपर आप इन्वेस्ट करते हो। तो वो सब आपसे हमें चाहिए, फैमिलीज से चाहिए, पेरेंट्स से चाहिए, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा लगा ये सेशन करके। थैंक यू अभिलेख, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राहुल भैया, मैं डिस्कनेक्ट करूंगा और मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप भी इसी तरीके से प्रोग्रेसिव रहें, जिमनास्टिक्स फील्ड से जुड़े रहें एज अ कोच, एज अ प्लेयर, सीनियर, जूनियर, और आगे अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो प्लीज स्टे ओपन फॉर देम कि आप हमेशा हेल्प करें जो कि आप करते आए हैं। So I would like to thank you and Gymnast on Tours for a progressive future and a bright future. So Jai थैंक Hind यू। भैया। जय हिंद, जय हिंद।